नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं बहनों। आज मैं वृक्षारोपण के संबंध में बता रहा हूँ कि वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। धर्म, कर्तव्य और सेवा साधना के साथ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की कसौटी भी जुड़ी हुई है। जिस कार्य से जितने अधिक लोगों का लाभ होता है, जितने व्यापक क्षेत्र में उसके सतत परिणाम होते हैं, उसे उच्च स्तर का धर्म कहा जाता है। इस दृष्टि से वृक्षारोपण को एक परम पुनीत धर्म कर्तव्य कहा जाता है। समझ गए? वृक्षारोपण को एक परम पुनीत धर्म कर्तव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल अधिक संख्या में अधिक लोगों का व्यापक क्षेत्र में हित साधना होता है, बल्कि इसके सत परिणाम पूरी मनुष्य जाति के लिए लाभदायक और हितकारक सिद्ध होते हैं। मनुष्य और वृक्ष का जीवन परस्पर अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा है। वह श्वास द्वारा जो गंदी वायु बाहर निकलता है, वृक्ष उसे पी लेते हैं और उस वायु को शुद्ध करके प्राण वायु के रूप में मनुष्य को वापस लौटा देते हैं। इस आदान प्रदान पर वायुमंडल की शुद्धि भी निर्भर है। तेजी से बढ़ते जा रहे यंत्रीकरण, जनसंख्या के इस युग में तो वृक्षों का महत्व और भी बढ़ गया है। यह तो सभी जानते हैं कि हवा का मिलना ही प्राप्त नहीं है, हवा मिलने से भी ज़्यादा आवश्यक उसका शुद्ध होना है। इन दिनों बड़े बड़े कारखाने, रेल मोटरें, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, फैक्ट्रियां और मोटर कारें जितना अधिक धुआं वायुमंडल में उगलती है, वह हवा में मिलकर उसकी शुद्धता को नष्ट ही करता है। पिछले दिनों पृथ्वी के वायुमंडल में प्राणवायु तेजी से काम होती जा रही है तथा दूसरे तत्व यथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि बढ़ रहे हैं। इस स्थिति के लिए बढ़ती हुई यांत्रिक सभ्यता को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। साथ ही इस वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्ष लगाने और वनस्पतियों का संवर्धन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने के साथ साथ वृक्ष वनस्पति वर्षा को भी प्रभावित करते हैं, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं। जहाँ घने पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल मनुष्य का सर्वोत्तम सुपाच्य, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक भोजन है। रोगी निरोगी, बाल वृद्ध सभी को इस अमृत उपलब्धि से तृप्ति और पुष्टि मिलती है। नयनाभिराम पल्लव और पुष्प उदास मन को उल्लास से भर देते हैं। इसीलिए वृक्षारोपण का महत्व को समझा और समझाया जाना चाहिए तथा इसे भी रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रमों का एक अंग बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक खेद के विषय है, दुख की बात है कि मनुष्य जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध रखने वाले वृक्षों की न केवल उपेक्षा की जाती है, वरना उनको तेजी से नष्ट भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आई विभिन्न प्रदेशों में भयंकर बाढ़ों का कारण भी वृक्ष वनस्पतियों और वनों का तेजी से नष्ट होते जाना है। हम लोग वर्षा के दिनों में अधिकतर देखते हैं कि बाढ़ की विभीषिका का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, सरकार को करना पड़ता है। सरकार बाढ़ों की रोकथाम के लिए अनेक योजनाएं भी बनाती है। इस दिशा में जो थोड़े बहुत प्रयास होते हैं वे अगले वर्ष ही विफल सिद्ध हो जाते हैं। इसका कारण समस्या के मूल कारण को ना समझ पाना तथा उन्हें दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। इस तथ्य को विशेषज्ञ एकमत से स्वीकार करते हैं कि जिस देश में वन जितने सघन होंगे वहाँ नदियाँ भी बहुत कम उफनेगी और जहाँ वन संपदा का नाश किया जाएगा वहाँ बाढ़ संकट भी दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। इस तथ्य का प्रमाण अपने ही देश में देखा जा सकता है। भारत में वन संपदा जो नष्ट होती जा रही है, त्यों त्यों प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो आजकल हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। भारत में यद्यपि वर्ष भर में 4 मास ही वर्षा होती है, जबकि संसार के बहुत से देशों में 12 महीने पानी बरसता है, ये भी याद रखेंगे। फिर भी वहाँ की नदियाँ भी उतनी
बाढ़ें नहीं आती जितनी कि अपने देश में आती। इसका कारण यह भी बताया जाता है कि वर्षा ऋतु के समय में अपने देश में काफ़ी अधिक घनी वर्षा होती है जिससे बाढ़ें आती हैं। लेकिन यहाँ एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि संसार के कई देशों में मानसूनी वर्षा होती है, फिर भी वहाँ की नदियाँ यहाँ की अपेक्षा कम विनाश करती है। बाढ़ों की बढ़ती जा रही गति संख्या का प्रधान कारण वन संपदा का नष्ट हो जाना है। वर्षा की बूंद जब घने जंगल में उगे वृक्षों पर गिरती है तो उनका बहुत सा पानी वे पत्ते ही सोख लेते हैं, याद रखिएगा। और कुछ का वाष्पीकरण भी हो जाता है। अधिक वर्षा के कारण पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, उनमें वेग होता है और वे जमीन को काटती है, जबकि वृक्ष वनस्पति उस वेग को कम कर देते हैं। पेड़ पौधों द्वारा वर्षा का बहुत सा जल सोख दिया जाता है, जबकि खुले मैदान में वह पानी बह निकलता है। इस संबंध में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि यदि लगातार 15 घंटे तक पानी गिरे और एक साथ 6 इंच वर्षा हो तो सघन वनों में एक बूंद पानी भी जमीन की सतह से नदी नालों में नहीं बहेगा। सीधे जमीन पर गिरकर बहने वाला पानी जमीन को काटता हुआ चलता है। इस पानी में मिट्टी के बारीक कण मिल जाते हैं जो नदियों में पहुंचकर उन्हें उथला बना देते हैं। मटमैले पानी का घनत्व चूंकि स्वच्छ पानी से अधिक रहता है, इसलिए वह बहते समय मिट्टी को अधिक खरोंचता हुआ नदियों में जाता है और नदी की तलहटी में मिट्टी भरता जाता है। इस प्रकार नदी प्रतिवर्ष उथली होती है। उथली होती जा रही नदियों को पाट भी प्रतिवर्ष चौड़ा होता जाता है और चौड़े पाट वाली ये नदियां प्रायः अपनी दिशाएं बदलती रहती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एक विस्तृत भूभाग में जान माल का सत्यानाश करके चली जाती है। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर ये अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।